स्टूडेंट, जैसे कि बेटा अभी तक आप लोगों कल तक पेपर चल रहा था, आज से आपकी क्लास प्रॉपर रन कर रही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कृतिका के चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है आपकी बैकबोन। जैसे कि आपने सुना होगा रीढ़ की हड्डी, आप जानते ही होंगे। तो और इंग्लिश में इसको बैकबोन कहते हैं। इसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। तो सबसे पहले हम लोग बेटा देखेंगे जगदीश चंद्र बासु के बारे में कि आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। जगदीश चंद्र माथुर का जो है आपका सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र बासु का जन्म सन 1917 यानी 1917 में खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी एक स्थान है खुर्जा, उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी उच्चतम शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और इनकी जो शिक्षा प्राप्त हुई है वो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही है। बचपन से ही नाटकों का शौक होने की वजह से जगदीश चंद्र स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाटक लेखन, निर्देशन और अभिनय करते थे रहे। यानी ये जो जगदीश चंद्र बासु जी है, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उन्होंने ये एक रंगमंच बनाया, यानी एक नाटक के रूप में लिखा हुआ है और ये नाटक आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और इसमें जो है आपका कई पात्र हैं, यानी कई अभिनय करने वाले हैं। तो इनको नाटक वगैरह बहुत अच्छा लगता था, इसलिए स्कूलों में ये सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भाग लिया करते थे। आगे चलकर यही शौक सुकून में परिवर्तन हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे। उनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित हैं। इनका देहांत 1978 यानी 78 ईस्वी में हुआ है। यानी इनका जो देहांत हुआ है 1978 में हुआ है। और इन्होंने जो आपकी नाटक लिखा है वो सांस्कृतिक होने के साथ साथ सामाजिक समस्याओं से भी जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं कि और कौन कौन सी रचनाएं हैं बेटा। उनकी प्रमुख कृतियां हैं कोकाड़, दशरथ नंदन, सर्दिया, पहला राजा, नाटक, भोर का तारा, ओ मेरे सपने। यानी ये सब इन्होंने नाटक के रूप में लिखा है। आइए देखते हैं पाठ का जो यानी जो रीढ़ की हड्डी है उस पाठ का सारांश क्या है। हम सारांश आज पढ़ लेते हैं, कल से हम लोग चैप्टर रीडिंग करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं पाठ का सारांश क्या कहता है। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग प्रधान एकांकी है। इसके माध्यम से उन्होंने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो लड़के और लड़कियों में अंतर करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा बेटा कि यहाँ आज के समाज में तो कम है, लेकिन पहले के समय में लड़की और लड़कों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। आज भी है, कुछ घरों में आज भी है कि लड़के हैं लड़की हैं, आज भी उनमें भेदभाव दिया जाता है। लड़कों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, लड़कियों को आज भी पर्दे में रखा जाता है। लेकिन नहीं, ये बहुत कम घरों में हो ऐसा हो गया है, लेकिन आज भी फ़र्क है। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर ने उस दशा को चित्रित करने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर काबिल हो जाती हैं, उनमें आत्मविश्वास जग जाता है, फिर भी समाज के कुछ रूढ़िवादी लोगों को यह मंजूर नहीं होता है। यानी आपने देखा ही होगा कि लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं, उसके बाद ये कहा जाता है कि कहाँ जाएंगी, ये गंदा माहौल है, यहाँ ऐसा है वैसा है। मतलब लोगों को कहने का मतलब होता है कि और लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। और लड़की के अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस हो, लेकिन उसे लोग समाज मानने को तैयार नहीं होते हैं। और कुछ रूढ़िवादी होता है बेटा, जैसे कि पुराने विचारों को मानने वाला, यानी पुरानी परंपराओं को, पुरानी रीति रिवाज को मानने वाले को रूढ़िवादी कहा जाता है। ओके,
इस एकांकी का प्रारंभ कुछ इस प्रकार है। जब राम बाबू अपने घर को सजाते संवारते हैं क्योंकि उनकी लड़की उमा की शादी के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर देखने के लिए आने वाले हैं। राम बाबू नौकर के ठीक से काम न करने के कारण उस पर झुलाते हैं। यानी इसमें जो किरदार हैं वो आपके राम बाबू हैं और गोपाल प्रसाद हैं। जो राम बाबू हैं आपके लड़की के पिता और गोपाल प्रसाद हैं लड़के के फादर। और लड़का जो है शंकर है और लड़की का नाम है उमा। तो आइए देखते हैं, उनका लड़का शंकर देखने के लिए आने वाले हैं। राम बाबू नौकर के ठीक से काम न करने के कारण उस पर झुलाते हैं। राम बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा को समझा बुझाकर ठीक से तैयार कर दो, उसे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। इस पर उनकी पत्नी कहती है कि लड़के वालों की बात सुनकर उमा मुँह फुलाए बैठी है। राम बाबू अपनी पत्नी को होशियार करते हैं कि लड़के वालों के सामने उमा की पढ़ाई लिखाई की बात न की जाए क्योंकि वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। यानी जो गोपाल प्रसाद और शंकर है वे चाहते थे कि जिस लड़की को देखे, यानी शंकर के लिए जिस लड़की को पसंद करे वो कम पढ़ी लिखी हो, क्योंकि उनके अनुसार ऐसी लड़कियां उनके अनुसार चलती हैं और अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां आएंगी तो अपने हिसाब से कार्य करेंगी। तो इसलिए चाहते थे कि कम पढ़ी लिखी लड़की से शंकर की शादी हो। इसलिए राम बाबू ने उनकी पढ़ाई की चर्चा नहीं की थी। आइए आगे देखते हैं बच्चों। वार्तालाप हो रही थी कि दरवाजे की ओर से किसी के आने की आहट आने आई। लड़के वाले आ रहे थे। राम बाबू ने बढ़कर उनका स्वागत किया। गोपाल प्रसाद एक पढ़े लिखे आदमी थे। वे पेशे से वकील थे। यानी जो आपके गोपाल प्रसाद थे वो वकील थे और शंकर भी मेडिकल की तैयारी कर रहा था। वे पेशे से वकील थे। उनका लड़का शंकर BASc करने के बाद लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। राम बाबू ने उन्हें चाय नाश्ता करवाया। इसके बाद विवाह की बात आरंभ की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैट्रिक ही काफ़ी है। यानी मैट्रिक मतलब हाई स्कूल, क्योंकि पढ़ने लिखने का काम पुरुषों का होता है, औरतें घर गृहस्थी चलाती हैं। उनके बेटे में भी ऐसी धारणा थी। यानी पिताजी जो उनके गोपाल प्रसाद थे उनकी धारणा तो ऐसी थी, लेकिन शंकर की भी यही सोच था कि कम पढ़ी लिखी लड़की घर गृहस्थी को अच्छे से चला सकती है। ओके, आइए आगे देखते हैं। कुछ देर बाद रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा को बुलाओ। उमा पान की तस्तरी लेकर कमरे पर प्रवेश करती हैं। गोपाल प्रसाद एवं शंकर दोनों ही उसे देखते हैं। जैसे ही गोपाल प्रसाद उसकी आंखों पर चश्मा देखते हैं वे तुरंत पूछते हैं कि पढ़ाई लिखाई के कारण चश्मा लगा है क्या। यानी उमा जो है वो चश्मा लगाती है और जैसे ही शंकर की नज़र उमा के चेहरे पर जाती है तुरंत पूछते ये चश्मा जो लगा है वो कहीं पढ़ाई लिखाई के कारण तो नहीं लगा है। इस पर रामस्वरूप सफाई देते हुए कहते हैं कि पढ़ाई के कारण नहीं बल्कि कुछ दिनों से आँख में तकलीफ थी, इस कारण कुछ दिनों के लिए चश्मा लगवाया है। गोपाल प्रसाद उमा से गाना सुनते हैं और इसके बाद से सिलाई कढ़ाई पेंटिंग आदि के बारे में पूछते हैं, परंतु उमा कुछ भी उत्तर नहीं देती है। गोपाल प्रसाद उससे प्रश्न पूछ कर अपमानित कर रहे थे। उमा के कुछ गोपाल प्रसाद कहते हैं कि कुछ तो बोलो,
इस पर राम स्वरूप कहते हैं कि थोड़ा शर्माती है, परंतु उमा से उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस पर उमा कहती है कि जब कोई मेज कुर्सी खरीदने आता है तो दुकानदार उन पर कुर्सी मेजों से कुछ नहीं पूछता है। राम स्वरूप चौंक कर उठ खड़े हो जाते हैं, लेकिन उमा कहती है, अब बाबूजी मुझे बोल लेने दीजिए। यानी जब राम प्रसाद और शंकर काफ़ी क्वेश्चन करते हैं तो उमा को ऐसा लगता है कि वो उन्हें देखने नहीं खरीदने आए हैं, और फिर यही कहते हैं कि जब कोई वस्तु लेने जाता है तो उससे वो वस्तु से कोई कुछ पूछता नहीं, देख कर उसे ले आता है। इस बात को सुनकर राम स्वरूप और शंकर चौंक जाते हैं और उमा कहती है कि अब मुझे बोलना चाहिए कि मेरे बोलने का समय आ गया है। कि उनका लड़का लड़कियों के इर्द गिर्द ताक झाँक करता हुआ कई बार पकड़ा गया है। गोपाल प्रसाद उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनकी लड़की राम स्वरूप पढ़ी लिखी है, वे उन्हें धोखा दे रहे हैं। वे जाने लगते हैं तो उमा कहती है कि जाकर पता अवश्य कर लीजिएगा कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। यानी कहने का तात्पर्य है बेटा कि जब कोई लड़की देखने जाता है तो वो इस तरह की व्यवहार करते हैं कि जैसे कोई वस्तु लेने गए हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज में उनका सम्मान करना चाहिए। और ये पाठ आपके उसी के आधार पर दिया है। तो आइए इसका 1-2 लाइन और हम देखते हैं। हम आपको बता देते हैं, जबकि आपकी पुस्तक में नहीं है, ये जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय और इस पाठ का सारांश नहीं था, हमने आपको बता दिया है। अगले वीडियो हम आपको इसकी रीडिंग करवा के इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। आइए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ पर एकांकी है, यानी ये जो आपका पाठ है वो एकांकी है। एकांकी नाटक साहित्य को ही दिखाया गया है। इस एकांकी में लेखक ने प्रेमा और उमा को दो महिला पात्र के माध्यम से समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी जकड़ी हुई मानसिकता पर चोट करते हुए स्त्रियों की शिक्षा से उत्पन्न करके साहस और आत्मबल को प्रदर्शित किया है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिस महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हुए तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा है। और इसके बारे में आपको कल बताएंगे, यानी अगले वीडियो में बताएंगे। यानी आपका जो ये पाठ है रीढ़ की हड्डी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये हम आपको बता दें। इसका मुख्य उद्देश्य है ये समाज के लिए एक संदेश प्रस्तुत कर रहा है। यानी ये पाठ आपको समाज के लिए एक संदेश प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य नारी शिक्षा को बढ़ावा देना है। जिनकी सोच स्त्री शिक्षा को लेकर संकुचित है, संकुचित मतलब आपका छोटा होता है, उन्हें स्त्री शिक्षा के महत्व को बढ़ावा है, मतलब स्त्री शिक्षा के बारे में उनको बताना है और उनको बढ़ावा देना है। समाज में स्त्रियों को समान अधिकार और समान सम्मान दिलाने ही एकांकी का उद्देश्य है। यानी जो इस नाटक का उद्देश्य है वो सिर्फ नारी शिक्षा को बढ़ावा देना है और उनका सम्मान देने के लिए कहा गया है। तो इसी के आधार पर ये पूरा पाठ निर्धारित है कि किस तरह उमा को लड़के वाले देखने आते हैं, किस तरह का उनसे प्रश्न किया जाता है, और जो लड़का है शंकर किस तरह का व्यवहार है, उसका कैरेक्टर कैसा है, इसके बारे में इस नाटक में बताया गया है। तो हम लोग इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू बेटा।